हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में कि इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिकता के क्षेत्र में क्या क्या करते थे और उनका आर्थिक क्षेत्र कैसा था और उनका राजनीतिक क्षेत्र कैसा था। यानी हम इन सभी चारों पांचों क्षेत्रों को लेकर इस क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक क्षेत्र, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र कैसा था, सामाजिक व धार्मिक जीवन कैसा था। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले सामाजिक व धार्मिक जीवन की। तो मैं बात बताता हूं आपको दोस्तों कि उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी प्रत्येक लाइन, जितनी भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा इनके संबंधित, मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ले रहा हूं, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहा हूं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहा हूं। और प्रत्येक पॉइंट्स यानी आप उसमें से भी शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। यानी एक एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जाम्स में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भी है। तो ये तो हो गया सामाजिक व धार्मिक जीवन में। बात करते हैं हम समाज की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था। अब बात करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि समाज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, समाज के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था, तो आपको उत्तर देना है मात्र सत्तात्मक था। यानी ये लोग मात्र की सत्ता में, यानी माता की सत्ता में विश्वास रखते थे। एक बात याद रखनी है। अब मैं इस मात्र सत्तात्मक से एक पॉइंट याद रखना आपको, अगर वो बाई चांस ऐसे कह दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे, यानी एक प्रश्न तो ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु वासियों का समाज कैसा था, तो आपको बता देना मात्र सत्तात्मक। अब बात करें हमारे समाज की, वर्तमान समाज जैसे हमारा समाज है, उस समाज हमारा समाज कैसा? पितृसत्तात्मक। यानी हमारे समाज में पिता प्रधान होता है, घर में मुखिया होता है कौन? पिता। लेकिन इनके समाज में कौन था? माता प्रधान होती थी, माता मुखिया होती थी घर की। इस वजह से इस समाज को, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था, उसको मात्र सत्तात्मक कहा गया। और ये जो लोग मात्र सत्तात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग किस में विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। अगर पॉइंट्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सिंधुवासी किस में विश्वास करते थे, किस में विश्वास रखते थे, तो आपको आंसर देना है मात्र शक्ति में। एक एक पॉइंट समझना दोस्तों कि सिंधुवासी किस में विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए, समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में विश्वास। इसमें इनका क्या था? विश्वास था। अब मात्र शक्ति के रूप में, यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि मात्र शक्ति के रूप में किसकी पूजा करते थे। देखिए, मात्र शक्ति के रूप में ये पूजा करते थे धरती देवी की। किसकी पूजा करते थे? धरती देवी की पूजा करते थे। धरती देवी की पूजा। और धरती देवी को किसकी देवी मानते थे? उर्वरता की देवी की उर्वरता की देवी मानते थे। उर्वरता की देवी मानते थे। पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपको बताया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धरती देवी थी, यानी धरती देवी की जो मूर्ति मिली है, जिसको मात्र देवी भी बोलते हैं, इसको मात्र देवी भी बोलते हैं, जो ये मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। और वो मात्र शक्ति के रूप में किसकी पूजा करते थे? धरती देवी की पूजा करते थे, जिसको सिंधुवासी उर्वरता की देवी भी कहते हैं, जिसको इतिहासकारों ने उर्वरता की देवी भी कहा है सिंधुवासियों की। तो धरती देवी की अगर समानता की बात करें, तो इसकी जो धरती देवी की समानता है कि सिंधु सभ्यता की जो धरती देवी है, उसकी समानता किससे की गई है? तो समानता में हमको बता देना कि इसकी जो समानता है दोस्तों, वो किससे की गई है? आइसिस से की गई है। आइसिस से की गई है। इसको किसके समान बताया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की धरती देवी को आइसिस के समान बताया गया है। और ये आइसिस कौन है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये आइसिस है, ये कौन है? मिस्र की नील नदी की देवी। इसको क्या कहा गया? मिस्र की नील नदी की देवी। नील नदी की देवी। तो आइसिस किसे कहा जाता था? मिस्र की नील नदी की देवी को आइसिस कहा जाता था। और मिस्र की जो नील नदी की देवी आइसिस, इसकी समानता सिंधु घाटी सभ्यता की धरती देवी से
की गई है। यानी इन दोनों जो मूर्तियाँ थी, धरती देवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई, आइसिस देवी की मूर्ति मिस्र से प्राप्त हुई, और इन दोनों मूर्तियों को क्या बताया गया, समान बताया गया, इन दोनों को एक समान बताया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की धरती देवी की मूर्ति की समानता मिस्र की किस देवी से की गई है, तो आइसिस से की गई है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मिस्र की जो देवी है आइसिस, वो किसकी देवी है, नील नदी की देवी है, और भारत की जो धरती देवी है, भारत सिंधु घाटी सभ्यता की जो धरती देवी थी वो किसकी देवी मानी जाती थी, उर्वरता की देवी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। इतने सारे पॉइंट्स हमने एक ही पॉइंट से निकाल के बना दिए। बात समझ गए होंगे यहाँ तक। अब बात करें, ये तो समाज हो गया कि ये मातृशक्ति में विश्वास रखते सिंधु घाटी सभ्यता। तो याद रखना कि उर्वरता की देवी के रूप में धरती देवी की पूजा करते थे, और इसी धरती देवी की मूर्तियां ही सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में मिली। अगर बात करें हम प्रकृति के प्रचंड देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे, ये प्रकृति की प्रचंड शक्ति के रूप में, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे किया जाए कि प्रकृति की प्रचंड शक्ति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो याद रखना कि प्रकृति की प्रचंड शक्ति के रूप में ये किसकी पूजा करते थे, लिंग व योनि की पूजा करते थे। लिंग व योनि की, ये बस ये चीज़ थोड़ी सी हमें भिन्न डिफरेंस लगती है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति व प्रचंड शक्ति के रूप में, प्रकृति व प्रचंड शक्ति की देवी के रूप में, या प्रकृति और प्रचंड शक्ति के रूप में किसकी पूजा करते थे, लिंग व योनि की पूजा करते थे। ये थोड़ी सी डिफरेंस बनाती है सिंधु घाटी सभ्यता को, कि इस सभ्यता के लोग इसकी भी पूजा करते थे, लिंग व योनि की भी पूजा करते थे। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे, कि अगर ये देवता की पूछा जाए कि देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे, देवता के रूप में, तो याद रखना दोस्तों, देवता के रूप में पूजा करते थे पाशुपति, शिव की। किसकी करते थे, पाशुपति की, पाशुपति की, जिसको क्या माना जाता है दोस्तों, शिव का आदि रूप। इसको क्या कहा गया हम दोस्तों, शिव का आदि रूप, शिव का आदि रूप या आधि रूप, शिव का आदि रूप कहा गया। क्या कहा गया, शिव का आदि रूप। और ये किसने कहा था शिव का आदि रूप इसको, तो याद रखना इसको कहा था सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने। यानी मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ की इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सभी देवी देवताओं के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको समझा दिया। एक एक पॉइंट्स क्लियरली आपको मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो समाज कैसा था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाज में किस में विश्वास रखते थे, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, और मातृशक्ति के रूप में किसकी पूजा करते थे, धरती देवी की पूजा करते थे, जिसको ये क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। दूसरा पॉइंट कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धरती देवी है उसकी समानता किससे की गई, मिस्र की नील नदी की देवी आइसिस से। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रकृति की प्रचंड शक्ति के रूप में लिंग व योनि की पूजा करते थे, और ये देवता के रूप में जिसकी पूजा करते थे वो पाशुपति की करते थे, जिसको शिव का आदि रूप माना गया है, और किसने माना, सर जॉन मार्शल ने माना। यानी ये पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखो दोस्तों कि जो ये धार्मिक क्षेत्र थे, यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में विश्वास करते थे। किस क्षेत्र में अग्रणी थे, धर्म के क्षेत्र में क्या थे, अग्रणी थे। धर्म के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, अग्रणी थे, यानी ये पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। इस बात से स्पष्ट होता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह मूर्तियां भी मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ पे मूर्ति पूजा का तो उल्लेख मिलता है हमें। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिलता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख खूब मिला है हमें। कई जगह इसके उदाहरण मिले हैं मूर्ति पूजा के। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन एक आ जाए कि मंदिर के उदाहरण भी मिले क्या, जैसे वर्तमान में हम पूजा करते हैं ना मूर्तियों की, हमारा समाज भी तो मूर्ति पूजा करता है, लेकिन मंदिरों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का कोई भी उदाहरण नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के कहीं पे भी कोई उदाहरण नहीं मिले कि ये कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की इस स्थल से ये मंदिर मिला।
मूर्तियों के उल्लेख तो खूब हुए लेकिन मंदिर का उल्लेख कहीं पे नहीं हुआ। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी थे, मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा को भी विश्व में सबसे पहले उन्होंने ही प्रारंभ किया था। पॉइंट्स क्लियर करना यहाँ से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मंदिर के कहीं पे भी एग्जाम्पल्स नहीं मिले। तो धर्म से संबंधित बात आ जाए तो दोस्तों, धर्म से संबंधित एक पॉइंट्स है, एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी यानी भारतीय जीवन का वह क्षेत्र, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय जीवन का वह क्षेत्र कौन सा है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, कौन सा है? धर्म। ये क्वेश्चंस एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि भारतीय जीवन का वह क्षेत्र कौन सा है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, कौन सा है? धर्म। बात गौर करना, मैंने यहाँ पे आपको फैक्चुअल पॉइंट बताए हैं। एक एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जाम्स के लिए फैक्टेबल है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बात करता हूँ मैं इसके सामाजिक पद्धति की ओर चलते हैं कि इनकी सामाजिक पद्धति, ये तो हो गया धार्मिक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? एक धार्मिक क्षेत्र हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। इसको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, यहीं की यहीं। देखिए, अगले बात करते हैं हम धार्मिक क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र की, कि इनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी इनका रहन सहन कैसा था। तो इनके रहन सहन की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी थी। समतावादी का मतलब यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था इन लोगों में। यानी ऐसा नहीं था जैसे वर्तमान भारतीय समाज में छुआछूत है, इसको नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। हाँ, वर्ग तो मिले थे, उनमें वर्ग तो बटे हुए थे, लेकिन ऊंच नीच वाला संबंध यहाँ से स्पष्ट नहीं होता है कि उस समय भी लोग ऊंच नीच को मानते थे। इस वजह से इन लोगों की जो सभ्यता थी उसको उचित समतावादी माना जाता है, यानी सभी को समानता का अधिकार दिया गया था, सभी को समान माना गया था। और ये लोग, दूसरी बात याद रखना, ये शांति प्रिय भी माने गए। यानी इस समय के जो लोग थे वो कैसे माने गए? शांति प्रिय माने गए। क्यों शांति प्रिय माने गए? क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसा हिंसात्मक हथियार के साक्ष्य यहाँ से मिले नहीं है। यानी हमें जैसे तलवार हैं, धारदार हथियार हैं, नुकीले हथियार हैं, ऐसे कोई भी हथियारों के साथ यहाँ से बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुए। तो हम बात करते हैं इसकी सामाजिक पद्धति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति, तो बात समझ गए होंगे कि इसकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी, यानी सभी को समानता का अधिकार देते थे, ये उचित समतावादी थी। और इसके अलावा ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। यानी सामाजिक पद्धति इनकी कैसी थी? उचित समतावादी व शांति प्रिय थी। ये क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस के एग्जाम में खूब पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा मैं बताऊं कि जो इनका समाज था, वो समाज की बात करें तो इनका जो समाज था, समाज के वर्गों की बात करें तो इनके समाज के जो वर्ग थे वो थे 4। कितने थे? 4। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में बांटा गया था। और वो वर्ग कौन से थे? पहला वर्ग था विद्वान, जिसको वर्तमान समय में ब्राह्मण वर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा था व्यापारी, तीसरा था योद्धा और चौथा था श्रमिक। यानी इन 4 वर्गों में ये सिंधु घाटी सभ्यता का समाज बटा हुआ था, विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की। ये तो हो गए समाज के वर्ग। यहाँ का पवित्र पक्षी कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें कि इसका पवित्र पक्षी, यानी पवित्र पक्षी किसे मानते थे, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता लोग पवित्र पक्षी के रूप में किसकी पूजा करते थे? फाक्ता की पूजा करते थे। जो आपने देखा हुआ कबूतर के समान पक्षी होता है, किसके समान है ये? कबूतर के समान एक पक्षी होता है, फाक्ता बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं हम? फाक्ता बोलते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि इनके पवित्र वृक्ष कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष, पवित्र वृक्ष के रूप में किसकी पूजा करते थे? पीपल की। किसकी पूजा करते थे? पीपल की। अगर बात करें दोस्तों इनकी पवित्र
पक्षी हो गया, पवित्र वृक्ष हो गया, प्रिय खेल, इनका सबसे प्रिय खेल कौन सा था? पासा था। क्या था? पासा का खेल ये खेलते थे। बात करें इनका प्रिय पशु, तो इनका प्रिय पशु कौन सा था? तो याद रखना इनको सबसे जो प्रिय पशु था वो था कुंवरदार बैल। कुंवरदार बैल, जिसको कुकुदमान, कभी ऑप्शन में कैसे दिया जाता है? कुकुदमान वृषभ, कुकुदमान वृषभ भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी, शांति प्रिय लोग थे ये, समाज को 4 वर्गों में बांट रखा था। इनका पवित्र जो पक्षी था वो था फाख्ता पक्षी, पवित्र वृक्ष था इनका पीपल, और प्रिय खेल था इनका पासा, और प्रिय पशु था इनका कुंवरदार बैल। बात करें इनकी सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो ये सर्वाधिक जिस धातु का प्रयोग करते थे, सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कांसा। कांसा, यानी इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु का नाम है कांसा। क्या है? कांसा। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन सा था, पवित्र वृक्ष कौन सा था, प्रिय खेल कौन सा था, प्रिय पशु कौन सा था, और मनोरंजन के साधन के रूप में शिकार खेलना पसंद करते थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मनोरंजन के साधन के रूप में क्या करते थे? शिकार खेलना ये प्रमुख रूप से पसंद करते थे। अब बात करें कि धातु पे गौर करना इस पे कि ये कांसे का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कांसा थी, और ये कांसा किससे मिलाई जाती थी? तांबा प्लस टिन, यानी तांबे में टिन मिलाकर बनाई जाती थी। और ये मैंने कई बार बताया है कि मानव के द्वारा प्रयोग में की जाने वाली जो सबसे पहली धातु थी वो थी तांबा। कौन सी थी? तांबा। और याद रखना दूसरी बात कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। अपरिचित थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे या अनभिज्ञ थे, अनभिज्ञ थे, तो याद रखना अपरिचित या अनभिज्ञ की बात आ जाए यहाँ पे तो याद रखना आपको गौर कर लेना, समझ लेना वो कौन सी धातु थी? लोहा थी। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एक भी इस क्लास में दोस्तों आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा हो जो इम्पोर्टेंट ना हो, गौर करना एक एक पॉइंट पर आप। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हम आर्थिक राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आर्थिक और राजनीतिक जीवन बताएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में तो ये व्यवसाय क्या करते थे, इनका व्यवसाय क्या था। तो याद रखें दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो था व्यापार। ये क्या करते थे? ये लोग व्यापार करते थे। इनका प्रमुख उद्योग क्या था? प्रमुख उद्योग, अगर प्रमुख उद्योग में देखें तो इनका प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। तो याद रखना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार। प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। अब यहाँ से याद रखना मैं बात करूँगा वस्त्र उद्योग क्यों प्रमुख था। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कपास की खेती की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे समझना कपास की खेती होती थी। यहाँ पे क्या होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती होती थी। अब इससे बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट। अब पॉइंट्स इम्पोर्टेंट क्या बन रहे हैं यहाँ पे कि कपास की खेती करते थे ये, और कपास की खेती में याद रखना सिंधुवासी विश्व में प्रथम थे। सिंधुवासी विश्व में प्रथम थे। तो यानी ये भी क्वेश्चन याद रखना कि सिंधुवासी यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो याद रखना इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर आ जाए आपके लिए कि विश्व में
कपास की खेती सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो आपको बता देता हूँ कि विश्व में कपास की खेती सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। किसने? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी याद रखना कि विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती की थी वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी। और सिंधु सभ्यता कहाँ बसी हुई थी? भारत में बसी हुई थी। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि इस कपास की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत में। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कपास की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। विश्व में कपास की खेती सबसे पहले किसने प्रारंभ की? सिंधु सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सिंधुवासी किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पूरे विश्व में कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। पॉइंट्स क्लियर, याद रखना। अब मैं बात करता हूँ कि जो कपास का एक और नाम मिलता है सिंडन। क्या नाम मिलता है? सिंडन। और इसको सिंडन कौन कहते थे? याद रखना, इसको सिंडन ग्रीक व यूनान के लोग कहते थे। तो ग्रीक व यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। और कपास की खेती कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले प्रारंभ की थी। और याद रखना दोस्तों कि सिंधु सभ्यता से ज्ञात फसलें, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कुल कितने फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो याद रखना 9 फसलों के बारे में। कितनी फसलों के बारे में? 9 फसलों के बारे में जानकारी हुई थी। अब मैं पॉइंट्स करता हूँ नेक्स्ट, अगले पॉइंट्सों पे गौर करना मेरी बात को, कि ये तो हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूँ उनके मापतोल के गुणज क्या थे। मापतोल के गुणज, मापतोल तो ये किसके करते थे? 16 के गुणज में करते थे। 16 के गुणज में क्या करते थे? मापतोल करते थे। देखिए, मापतोल 16 के गुणज में होता था। अब मैं आपको बता दूं 16 के गुणज क्या होते थे, कि जैसे इनके बाँट होते थे वो 16 के गुणज में चलते थे। अगला जो भारी गुणज होता था, अगला जो पॉइंट होता था, जैसे हमारे यहाँ बाँट होते हैं 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, इस प्रकार इनका 16 के अंतर में चलता था। हम जो अगला अगर इसका डबल करेंगे तो 16 दूना 32 होगा, तो 32 दूना 64 ही होगा। इस प्रकार 16 के गुणज में चलते रहते थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं, 16 के गुणज में इनके मापतौल होते थे। मैंने आपको यहाँ से बताया कि सिंधु सभ्यता से ज्ञात फसलें कितनी थी? 9। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से 9 फसलें मिली थी, मुख्य रूप से जो 9 फसलों के साक्ष्य मिले। अब एक चीज़ और कन्फ्यूजन वाली बात आती है, यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज करती है। वो कन्फ्यूज इस पॉइंट में क्या करती है कि अगर बात कही जाए कि यहाँ से चावल की, किसकी बात की जाए? चावल की, तो चावल के यहाँ से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, केवल चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। चावल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले थे, यहाँ से केवल चावल की भूसी के प्रमाण मिले। इससे ये बात समझ नहीं पाए लोग कि यहाँ पे क्या चावल की खेती होती थी या नहीं होती थी, और चावल की भूसी थी कि ये वास्तव में चावल की भूसी है। तो याद रखना, इस चीज़ से भी अनपढ़ पॉइंट्स याद रखना कि ज़्यादातर ये लोग किस चीज़ से अपरिचित थे? चावल से अपरिचित माने गए थे कई इतिहासकारों के अनुसार। अब मैं बात करूँ, चावल की भूसी के साक्ष्य अवश्य मिले हैं, ये बात याद रखना। रंगपुर से भी मिले हैं, कई जगह से मिले हैं। अब इन 9 मुख्य फसलों में एक ब्रांसिका जूसी एक नाम आता है दोस्तों, ब्रांसिका जूसी। एक बार एग्जाम पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से ब्रांसिका जूसी नाम की एक फसल की प्रजाति के बारे में पता चला। ये क्या प्रजाति है? एक फसल की, ब्रांसिका जूसी नाम की। ठीक है, अब ये किसकी थी? यानी ये जो प्रजाति किस फसल की है? तो याद रखना, ये मटर की थी। किसकी थी? मटर की। एक मटर की प्रजाति मिली। जैसे गेहूँ के नाम होते हैं ना, ये इस क्वालिटी के गेहूँ है, ये उस ब्रांड के गेहूँ है, ये उस प्रजाति के गेहूँ है, उस प्रजाति के गेहूँ है। ये लोग माने कि ये 27, 28 है, कि 84, 86, इस प्रकार ब्रांसिका जूसी नाम की एक प्रजाति मिली फसल की, और वो किस फसल की थी? मटर की थी। पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए। अब बात करेंगे हम व्यापारिक संबंधों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध कैसे थे जो राजनीतिक जीवन से संबंध रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए, व्यापारिक संबंध की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे
ज़्यादातर वो किससे थे, मेसोपोटामिया से और सुमेरिया से थे। इसके अलावा जैसे चांदी है, लार्जवर्द है, ये 2-3 चीज़ें थी। ये चांदी कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से मंगाते थे, अफ़गानिस्तान से। लार्जवर्द कहाँ से मंगाते थे, अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से चांदी के बर्तन भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चांदी की भी जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी, इस बात को गौर करना। अब मैं बात करता हूँ इनके व्यापारिक संबंध की। व्यापारिक संबंध, तो इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो किससे थे, मेसोपोटामिया से थे ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा इनके जो अभिलेख मिले हैं मेसोपोटामिया से थे, मेसोपोटामिया व सुमेरिया, ठीक है। जो सुमेरिया क्या है, मेसोपोटामिया का ही एक शहर है। ये सुमेरिया है, इसके बारे में बताऊंगा। ये इसी सभ्यता का एक शहर है सुमेरिया। अब गौर करना दोस्तों कि जो व्यापारिक संबंध थे ये इस युग को, यानी जिस युग में सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे, उस युग को क्या नाम दिया गया इतिहास में, तो उस युग को किस नाम से जाना जाता है, सारगोन युग के नाम से जाना जाता है। यानी जिस काल में सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे, तो वो किस युग को दर्शाता है, किस युग को दर्शाता है, सारगोन युग को दर्शाता है। और इस युग की जो मिट्टी के, इस युग की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित साक्ष्य के आधार पर, यानी इस युग में, यानी सारगोन काल में इस काल की कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, अंकित पट्टिकाएं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। उन अंकन के हिसाब से बताया गया कि मेसोपोटामिया का 3 लोगों के साथ क्या था, व्यापारिक संबंध था। और वो 3 कौन थे, मेलुहा नंबर 1 पे था, मेलुहा। यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मेलुहा से व्यापारिक संबंध रखते थे। दूसरा था मकन से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। और तीसरा था दिलमुन से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। बात करना समझ गए होंगे कि सारगोन युग के काल की मेसोपोटामिया से मिट्टी, इस युग की मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, उन पर अंकित साक्ष्य मिले। और उन अंकित साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा से, मकन से और दिलमुन से क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। और हमारे यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें भी मेसोपोटामिया में भी मिली। उनसे भी हमें ये पता चला कि क्या होता है कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपनी, उसके भी संबंध किससे थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे तो स्पष्ट ये हो रहा है कि भाई मेसोपोटामिया की जो व्यापारिक संबंध थे वो तो किससे थे, मेलुहा से थे, मकन से थे और दिलमुन से। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को तो नाम ही नहीं आया। तो याद रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। तो यहाँ पे जो मेलुहा है ये किसके लिए अंकित है, सिंधु सभ्यता के लिए। तो सिंधु सभ्यता के लिए। तो याद रखना दोस्तों, पेपर में पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में मेलुहा किसे कहा गया है, सिंधु सभ्यता को। या मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया है, मेलुहा नाम से पुकारा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस नाम से पुकारा गया, मेलुहा के नाम से इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट याद रखना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे, मेलुहा के नाम से पुकारते थे। अब बात करते हैं दिलमुन की। किसकी बात करते हैं, दिलमुन की। तो याद रखना, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में दिलमुन को, किसको, दिलमुन को क्या कहा गया है, हाथियों का देश। क्या कहा गया, हाथियों का देश। हाथियों का देश, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश और साफ सुथरे नगरों का देश, साफ सुथरे नगरों का देश। याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या कहा गया, मेलुहा। दिलमुन को क्या कहा गया, हाथियों का देश। दिलमुन के बारे में क्या कहा गया, जो दिलमुन है ये हाथियों का देश, इसको क्या उपनाम दिए, हाथियों का देश कहा जाता था।
तो याद रखना, कई बार पूछा गया मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किस स्थल को हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है? दिलमुन को। सूर्योदय का देश किसे कहा गया? दिलमुन को। साफ सुथरे नगरों का देश किसे कहा गया? दिलमुन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से याद कर लेना इन सभी पॉइंटों को। ये तो हुए हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन। अब देखो दोस्तों, हमारे मन में प्रश्न आता है कि सुमेरिया के बारे में और आपने लिखा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो याद रखना मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो उसकी अन्न प्रणाली थी, अन्न भंडार प्रणाली थी, अन्न भंडार प्रणाली थी, वो सुमेरिया के लोगों के समान थी। इनके क्या थी? इन लोगों के समान थी। यानी भारत की जो अन्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अन्न भंडार प्रणाली थी, अन्न रखने की जो प्रणाली थी, टेक्निक थी, वो टेक्निक किससे मैच करती है? सुमेरिया के लोगों से मैच करती है, यानी इस शहर से मैच करते हैं, सुमेर शहर से मैच करती है। ठीक है, तो सुमेरिया के लोगों की जो अन्न भंडार प्रणाली थी और भारत के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो अन्न भंडार प्रणाली थी, अन्न को रखने की प्रणाली थी, टेक्निक थी, वो क्या थी? एक समान थी। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरिया एक समान थे किसमें? अन्न भंडार प्रणाली में, मूर्ति कला में, वास्तुकला में, या फिर राजनीतिक कला में या सामाजिक जीवन में। तो याद रखना, अन्न भंडार प्रणाली में एक दूसरे के समान थे, एक दूसरे के क्या थे? ये समान थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। यहाँ तक हमने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतनी क्लासेज ले ली, 8, 9, 10 क्लासेज ले ली सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन सभी के क्षेत्रों में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते रहे। अब मैं लास्ट आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, यानी इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो देखो, इस सभ्यता के नष्ट यानी पतन को लेकर इतिहासकारों में क्या है? मतभेद। कोई तो कहता है भाई बाढ़ से मर गई, बाढ़ नदियों किनारे रहती थी ये सभ्यताएं, नदियों में बाढ़ आई और नदियों के बाढ़ आने से बह गई और डूब गई, मर गई, नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि आर्य आए, मध्य एशिया से आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और उनको मारकर यहाँ पे आर्य संस्कृति को बसाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से मरे, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति के प्रकोप से मरे। यानी इनके पतन को लेकर कोई भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है, सभी के विचारों में क्या है? मतभेद है। लेकिन ज़्यादातर लोग आर्यों के आक्रमण को और बाढ़, नदियों में बाढ़ आने को क्या मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण मानते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की ओर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों के क्या मतभेद हैं, क्या विचार हैं। तो बाढ़ अगली हेडिंग है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण मैंने आपको समझा ही दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, वो एक मत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यों के आक्रमण। मैंने बताया कि आर्यों ने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और उनको नष्ट करके अपनी सभ्यता आर्य संस्कृति को बसाया। ऐसा मानना किस इतिहासकार का है? व्हीलर महोदय के अनुसार है। याद रखना कि किस इतिहासकार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण था? तो व्हीलर महोदय के अनुसार। प्रशासनिक शिथिलता यानी प्रशासनिक शिथिलन, इस चीज़ को किसने माना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण? सर जॉन मार्शल ने माना। जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किसने माना? ओरेन स्टाइन ने माना। मलेरिया, यानी क्या एक इतिहासकार ने तो ये तक कह दिया, क्योंकि मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले, तो कैनेडी महोदय ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मलेरिया नामक महामारी फैली और उस मलेरिया नामक महामारी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या हुआ? पतन हुआ। बाढ़, कुछ लोग ये कहते हैं बाढ़ से, यानी नदियों के मैके ने कहा कि वो नदियों के किनारे रहते थे और नदियों में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। इस प्रकार देखो दोस्तों, इतिहासकारों के अलग अलग अपने विचार हैं। इन विचारों को, कुछ विचार मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन विचारों को आपको अच्छे से याद रखना है कि किस इतिहासकार का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर क्या विचार है। तो दोस्तों, ये थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण क्लासेज यहाँ पे आज समाप्त हो गई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट समझा दिया। इस प्रकार हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास थी दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है। अब जो नेक्स्ट अगली क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी वैदिक काल के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों लगभग अब तक आपको यानी 19 क्लासेज, 20वीं क्लासेज है, जिनमें से हमने आपको यानी 8 यानी 9, 10, 11 यानी 12 क्लासेज आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कराई हैं लगातार। यानी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, आपको क्रम से नंबरिंग के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता की सभी क्लासेज के बारे में वर्णन मिल जाएगा। वो भी स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। चाहे आप PCS की एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप UP SSC बोर्ड की एग्ज़ाम दे लो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य किया करें, अपनी सभी दोस्तों को बताएं यहाँ पे इतिहास की क्लासेज चल रही हैं, वो भी नियमित रूप से। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक